वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन में। और आरआरबी, एनटीपीसी, सीपीओ और सीएचएसएल के लिए हमने आपके लिए ये मॉक टेस्ट तैयार किए हैं। इन मॉक टेस्ट के लिए आप हमारे साथ रोज 12 बजे जुड़ेंगे। जैसे कि सुबह का वीडियो आप लोगों ने देखा, आपको पसंद आया, ये वीडियो भी आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का ये टेस्ट नंबर 1 है, पहले से शुरुआत करेंगे और अब शुरुआत होगी तो जब तक इसके एग्जाम नहीं होंगे तब तक आपकी इसको हमारे साथ बने रहना होगा। ठीक है दोस्तों, तो 40 क्वेश्चन का सेट तैयार है यहाँ पे। आप भी आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो भी आपका डाउट होता है आप डाउट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, इसे जाके आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन कीजिए। और ये चैनल का लिंक है, तो चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के। दोस्तों आज के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। और आरआरबी, एनटीपीसी, उसके अलावा एसएससी में 3 एग्जाम अभी लाइन में लगे हुए हैं। जैसे कि सीपीयू का अभी तो फॉर्म आया हुआ है, ठीक है। सीपीयू जो है एसआई लेवल का क्वेश्चन होगा, जो कि एग्जाम में जैसे पैटर्न पे क्वेश्चन सेट किए जाएंगे वो क्वेश्चन भी कराएंगे आपको, ठीक है। और सीजीएल का और सीएचएसएल का लेवल का जैसा प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न भी लेकर आएंगे। लेकिन अभी आज पहला क्लास है तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और से रिलेटेड यहाँ पे कुछ जीके दिए गए हैं जिसको कि आप यहाँ पे आंसर करेंगे। चलिए इन 40 प्रश्नों को। दोस्तों आज का पहला प्रश्न भूगोल से है, यहाँ पे आंसर शुरू करते हैं देना। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? चलिए याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे एग्जाम में, और एक एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखिए सूर्य की पृथ्वी से दूरी, देखिए तो पहले सूर्य की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सूर्य जो है हमारा एक तारा है जिसके तहत हमारे 8 ग्रह होते हैं, ठीक है। जिसमें कि जो सबसे नज़दीकी ग्रह होता है दोस्तों बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र ग्रह, उसके बाद पृथ्वी है। पृथ्वी जो है वो तीसरे नंबर का ग्रह है हमारे सौरमंडल का, सूर्य से दूरी अगर देखी जाए तो। इसकी जो दूरी है वो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैं दूंगा अभी आपको आगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है, क्योंकि क्या है कि ये पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर भी काटती है ना। तो सबसे न्यूनतम दूरी जो है वो किस तारीख को होती है? तो 3 जनवरी को होती है दोस्तों, याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और सबसे अधिकतम दूरी कब होती है? ये क्वेश्चन सेकंड पूछा गया है, तो ये होती है दोस्तों 4 जुलाई को, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये अपसौर की विधि होती है। सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। अंतरिक्ष में अगर देखें तो कितने तारामंडल है, तो इसका कोई अभी गिनत नहीं है, 89 है टोटल, अभी तो वैसे बताया गया है अप्रॉक्स, ठीक है। और सौरमंडल की खोज किसने की है? तो कॉपरनिकस ने की है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, उसको आप लोग कवर अप करते रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। पृथ्वी से सितारों की दूरी की किस इकाई में नापते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रकाश वर्ष इज द राइट आंसर। जी हाँ, ये इकाई होती है दूरी मापने की। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने की क्या होती है? तो ये इकाई होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अधिकांश मौसमी घटनाएं किसमें संपन्न होती हैं? देखिए आंसर करिए जल्दी से। अधिकांश मौसमी घटनाएं किसमें संपन्न होती हैं? तो ये होती हैं दोस्तों हमारे, ठीक है, नोट कर सकते हैं, क्षोभ मंडल में। दोस्तों हमारे पृथ्वी पे का ये क्षोभ मंडल है जिसमें कि हम लोग रहते हैं, ठीक है। और ये मौसमी घटनाएं जो हैं यही होती हैं, ठीक है, आसमान में अंतरिक्ष में नहीं होती हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और यहाँ से जुड़ा हुआ है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे कि जो एरोप्लेन होते हैं, है ना, एरो जो प्लेन होते हैं, ये जो है होते हैं दोस्तों, ये कौन से मंडल में उड़ते हैं? ठीक है, ये आप आंसर जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? चलिए ये वायुमंडल से क्वेश्चन है भाई, जल्दी से आंसर करेंगे। देखिए, और मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको, जो अभी मैंने दूरी वाला क्वेश्चन पूछा पहला, कि जब सूर्य की अधिकतम दूरी होती है पृथ्वी से, उसको हम लोग अपसौर कहते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और जब न्यूनतम दूरी होती है ना, न्यूनतम होती है, कम होती है, तो उसको उपसौर कहते हैं, ठीक है। ये दोनों नाम याद रखिएगा, ये अधिकतम के लिए और, ठीक है, और ये न्यूनतम के लिए, ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इट्स अ सी,
ओजोन। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो ओजोन परत करती है। ठीक है, पराबैंगनी किरणें बहुत ही खतरनाक होती है, जो कि पृथ्वी पर सीधे पड़े, अगर ओजोन परत अगर हट जाए तो पृथ्वी शायद यहाँ पे यहाँ पे शायद यहाँ पे बहुत गर्मी होगी और गर्मी से भीषण आग लग सकती है इस पराबैंगनी किरणों से। लोगों को स्किन डिजीज भी हो सकते हैं इस पराबैंगनी किरणों के चलते। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। डोलड्रम पेटी सामान्य स्थिति कहाँ होती है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। और कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने आपसे पूछे हैं गए हैं, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी आपसे बताता रहूँगा यहाँ पे। जैसे कि अगर मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य हमेशा आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है, आर्कटिक क्षेत्र में। ठीक है, याद रखिएगा। और ये डोलड्रम पेटी सामान्यतः स्थिति जो होती है दोस्तों, याद रखेंगे, ये भूमध्य रेखा के निकट होती है। कहाँ? भूमध्य रेखा के निकट होती है। तो दोनों में अंतर है। क्वेश्चन मैंने बोला कि ये भूमध्य रात्रि का सूर्य जो क्षेत्र है आर्कटिक में होता है, और डोलड्रम पेटी का सामान्यतः स्थिति कहाँ होती है? तो भूमध्य रेखाओं के निकट पे होती है। ठीक है, ये पृथ्वी की रेखाओं के एक काल्पनिक रेखाएं हैं जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछूंगा कि पृथ्वी की उपग्रहों की संख्या कितनी है? ये तो आप सभी को पता होगा। जी हाँ, चंद्रमा ही है एकमात्र इसका उपग्रह। ठीक है, पृथ्वी का। और आपको बता देना चाहते हैं कि आज सूर्य ग्रहण लगा है, साल का पहला सूर्य ग्रहण है, और अभी हम लोग सूर्य ग्रहण में ही हैं। ठीक है, ये 2 से 2:30 के बीच में खत्म होगा। तो इसके बाद थोड़ा सा आप लोग स्नान ध्वान कर लीजिएगा हिंदू मान्यता के अनुसार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। पैरल का नियम किससे संबंधित है? पैरल का नियम किससे संबंधित है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों। यहाँ पे जल्दी से आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स ए। जी हाँ, पवनों की दिशा से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? पवनों की दिशा से। पवन की दिशाएं मतलब किस तरफ चल रही है, पवन किस तरफ चलती है, तो किसके थ्रू पता चलता है? तो पैरल के नियम के जरिए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं पूछ सकता हूँ यहाँ से आपसे, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी जितना डीप में पढ़िएगा उतना ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल में। ठीक है, किस आकाशीय पिंड को, जी हाँ, पिंड को किसका पुत्र? तो पृथ्वी का पुत्र कहा गया है। पृथ्वी पुत्र कहा गया है, जल्दी से बताइएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रमा को ही। ठीक है, चंद्रमा को ही इसका पुत्र कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। टोर्नाडो से क्या तात्पर्य है? चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा दोस्तों। टोर्नाडो से क्या तात्पर्य है? आंसर हो जाएगा दोस्तों, इट्स अ बी इज द राइट आंसर। यह एक अति निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में आपके। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है कब, कितने डिग्री पे? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है दोस्तों, याद रखिएगा, 23 घंटे, जी हाँ, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में। ठीक है, अपनी धुरी पर एक बार ये घूर्णन कर लेती है। ठीक है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन करने का समय लगता है वो इतना होता है, जिसके चलते दिन और रात होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। पक्षाप शब्द से क्या तात्पर्य है? चलिए आंसर करेंगे यहाँ पे। पक्षाप शब्द से आपका क्या तात्पर्य है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ सी। एक ऊंचा बादल है, इसको कहते हैं पक्षाव। क्वेश्चन नंबर 10। समुद्री जल में कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? चलिए आंसर कीजिएगा। आप थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन चेंज होगा 10वां क्वेश्चन के बाद। ठीक है, तो आंसर करेंगे यहाँ पे दोस्तों, इट्स अ बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, सोडियम क्लोराइड इज द राइट आंसर। समुद्री जल से कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है? तो वो है सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है हमें। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आएगा यहाँ पे थोड़ा इतिहास से। तो रंजीत सिंह किस सिख मिशन से संबंध रखते हैं? चलिए आंसर करेंगे अब दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा इतिहास का प्रश्न भी देखेंगे आप लोग, और इतिहास से जुड़े प्रश्नों का उत्तर भी देंगे आप लोग।
तो आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे इट्स अ बी। जी हाँ, शुकर चकिया से संबंधित हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, शुकर चकिया से ये संबंधित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे, कौन सा अंतिम सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा था? तो कौन सा अंतिम सम्राट था जो कि मयूर सिंहासन पे बैठा था? मयूर सिंहासन दोस्तों ये बाद में ईरान ले गया। ठीक है, जी हाँ, लूट कर ले गए थे ये लोग ईरानी। ठीक है, अच्छा कौन लूट कर ले गए थे ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो उनका नाम भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आंसर करेंगे यहाँ पे दोस्तों इट्स अ सी, मोहम्मद शाह। ठीक है, अंतिम यहाँ पे सम्राट था जो कि शासन पे राज किया था। 1857 की क्रांति कहाँ हुई दोस्तों? चलिए आंसर करेंगे, 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी? तो 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा सी, यानी कि मेरठ में। 1857 की क्रांति का विद्रोह जो है वो बिहार में किसने किया था, नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये याद रखेंगे दोस्तों, बाबू बीर कुंवर सिंह। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। और देखिए कानपुर जो क्षेत्र था, है ना, कानपुर जो क्षेत्र था ये 1857 की क्रांति का सबसे अहम रोल यहाँ पे अदा था इसका। और कानपुर का नेतृत्व किसने किया था यहाँ पे 1857 की क्रांति का? तो नाना साहेब। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं 14। पहली टेलीग्राफी लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू हुई है? पहली टेलीग्राफी लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू हुई है? तो याद रखिएगा दोस्तों इट्स अ डी, कलकत्ता और आगरा के बीच ये शुरू हुई थी। ठीक है, पहली टेलीग्राफी से ही जो है ना, टेलीग्राफी से ही ये आपका टेलीग्राम का वर्ड निकल कर आया है दोस्तों। टेलीग्राम यानी कि संदेश पहुंचाने वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, अवध का अंतिम नवाब कौन था? चलिए आंसर करेंगे यहाँ पे, जल्दी से फटाफट आंसर कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और देखिए सवाल तो यहाँ से बहुत सारे हैं जो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और एक एक करके पूछूंगा भी आगे चल के। अभी बहुत सारे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों इट्स ए, वाजिद अली शाह इज द राइट आंसर। जी हाँ, ये अवध के अंतिम नवाब थे दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। हैदराबाद के निज़ाम राजवंश का क्या नाम था? चलिए दोस्तों आंसर करेंगे यहाँ पे, जल्दी से फटाफट आंसर करते रहिएगा आप लोग, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक एक भी सवाल आपको छोड़ना नहीं है यहाँ पे, और हर सवाल जो है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, इसलिए आपको यहाँ पे आंसर भी करना होगा। देखिए हैदराबाद जो है, अभी आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये तेलंगाना का राज्य का राजधानी बन चुका है। ठीक है, और आप लोग बताइए कि यहाँ पे हैदराबाद के निज़ाम के राजवंश का नाम क्या था? तो याद रखिएगा दोस्तों इट्स अ डी, अशफ शाही। जी हाँ, नोट कर सकते हैं। जी हाँ, और हैदराबाद के निज़ाम उल मुल्क भी कहते हैं। निज़ाम 1719 में, ठीक है, 1719 में हैदराबाद रियासत शासक हुआ करते थे असफ जाही, जो कि राजवंश, यह असफ शाही या कि राजवंश यहाँ से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा 1719 में। प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किसे के शासनकाल से संबंधित है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, आंसर होगा दोस्तों इट्स ए, परांतक प्रथम से। ठीक है, प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख। ठीक है, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और था यहाँ से, शिलालेख में हाथी गुम्फा जो है वो किससे संबंधित है? तो ये अपने शासनकाल में 8वें वर्ष में खारवेल से संबंधित था दोस्तों। ठीक है, क्योंकि उत्तर दिशा की ओर ये विजय की यात्रा अपनी सफल किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई फलस्वरूप हुमायूं भारत के शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया था? तो हुमायूं, जी हाँ, हुमायूं जो है ये मुगल वंश का एक शासक था। जी हाँ, यानी कि बाबर का ये उत्तराधिकारी था। बाबर ने क्या किया था? तो बाबर ने ये यहाँ पे मुगल वंश का स्थापना किया था। हुमायूं उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बना,
लेकिन उसको हराया किसने, तो शेरशाह सूरी ने, ठीक है। और शेरशाह सूरी ने इनको 2 बार पराजित किया, ठीक है। एक तो आपको बता दें कि बिलग्राम का लड़ाई हुआ था, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और हुमायूं और शेरशाह के बीच का जो युद्ध था ये बिलग्राम का युद्ध, और जो कि कब लड़ा गया था दोस्तों याद रखिएगा, और एक चौसा का युद्ध, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आंसर इसमें भी करेंगे, जिसमें कि हुमायूं यहाँ से भाग खड़ा हुआ और ईरान की ओर रुख करा गया, मतलब रुख ईरान की तरफ चला गया था। और फिर दिल्ली की गद्दी पे शेरशाह सूरी बैठे थे, ठीक है, 1539 में, ठीक है, याद रखिएगा। ये चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 19। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था, जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे। जी हाँ, इनका जन्म हुआ था दोस्तों पाकिस्तान में। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, डी तलवंडी जो है क्षेत्र, ये पाकिस्तान में है। जी हाँ, नोट कर सकते हैं दोस्तों। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ पे है, ठीक है, ननकाना साहिब भी जाने जाते हैं ये, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे 20। पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की थी, चलिए आंसर करेंगे। पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की थी, बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, इट्स ए डी। जी हाँ, 1665 में जय सिंह के द्वारा। पुरंदर की संधि मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जय सिंह के साथ, यह जय सिंह प्रथम थे, ये भी आप नोट कर सकते हैं। जय सिंह प्रथम के साथ मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच 11 जून 1665 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 11 जून 1665 को हुई थी। ये सीजीएल में पूछा गया था प्रश्न दोस्तों पिछले साल। तो अभी देखिए 2018 का एग्जाम होने वाला है सीजीएल वाला, ठीक है। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों का संग्रह कीजिए और रोज पढ़िए, रोज टेस्ट दीजिए यहाँ पे हमारे साथ जुड़ के। और वीडियो कैसा लगता है हमें लाइक और शेयर करके ज़रूर बताएंगे। अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी लोग यहाँ पे जुड़ सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। बेरी बेरी रोग किससे संबंधित है। अब थोड़ा साइंस की तरफ मुख करते हैं, ठीक है, और साइंस से क्वेश्चन देखते हैं। बेरी बेरी रोग जो है विटामिन B1 की कमी से होता है, नोट कर लीजिएगा, जो कि एक कुपोषण का रोग है, क्या है, और ये एक पॉलीयूराइटिस इंडिकमिक, नोट कर सकते हैं, पॉलीयूराइटिक्स इंडेमिका हाइपोडॉक्स, जो कि एक इसका कारक बनता है इस रोग का होने का, ठीक है। बेरी बेरी याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा इट्स अ B1, विटामिन B1 की कमी से। स्टार्च से क्या संबंधित है, चलिए आंसर करेंगे दोस्तों। स्टार्च से हमें क्या समझ में आता है, तो यहाँ पे आंसर करिएगा। जी हाँ, ये ग्लूकोज का, जी हाँ, संबंध रखता है, ठीक है दोस्तों। और अधिक यहाँ पे स्टार्च के जरिए जो है, देखिए स्टार्च जो है हमारे शरीर में होना बहुत ज़रूरी भी है। अगर ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में नहीं रही तो इससे क्या होगा, इंसुलिन का मात्रा घट सकता है, और जिससे कि आप मधुमेह की बीमारी से भी जुड़ सकते हैं। अधिकांश बढ़ने से भी मधुमेह होता है ग्लूकोज का, और घटने से भी होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना। ए इज़ द राइट आंसर। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, चलिए स्कर्वी जो है विटामिन C की कमी से होता है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, आंसर ये हो जाएगा यहाँ पे। जी हाँ, ये किसकी कमी से होता है, तो विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन जो है मानव में कोलेजन की निर्माण करता है दोस्तों, ठीक है, उसकी आवश्यकता होती है उसके लिए, और ये हमारे शरीर को खासकर जांघ और पैर के जो चकते होते हैं वो पड़ जाते हैं, देखते होंगे अगर आप लोग, जिसको विटामिन C की कमी होती है, और रोग बढ़ने पर मसूड़े सूज जाते हैं और फिर दांत गिरने भी लगते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्कर्वी रोग में ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं आपको, जिसमें ये विटामिन C का सेवन करना पड़ता है। वैसे जो अभी आप कोविड-19 का पेंडेमिक से हम लोग गुजर रहे हैं, इसमें भी जो डॉक्टर्स बहुत सारे जगह बोल रहे हैं कि विटामिन C का सेवन करते रहें, ठीक है। विटामिन C के सेवन से क्या होगा, आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, ठीक है। आपको खराश कम होगा गले में, और विटामिन C जो है इसका एक एंटीबॉडी का काम भी कर रहा है, ठीक है। तो विटामिन C का सेवन आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट 24। पेप्सिन होता है,
चलिए, पेप्सिन क्या होता है दोस्तों? पेप्सिन क्या होता है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा, इट्स अ बी, यह एक एंजाइम होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, वह कौन सा तत्व है जो कि दंत इनेमल को कठोर बनाता है? चलिए आंसर करेंगे फटाफट यहाँ पे। जी हाँ, आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ बी। जी हाँ, फ्लोरीन। नोट कर सकते हैं, मानव शरीर में यह सबसे कठोर तथा बहुत अधिक और खनिज लवण युक्त होता है दोस्तों। खनिज लवण युक्त पदार्थ होता है जो कि इनेमल का निर्माण करता है, जिसमें कैल्शियम फास्फेट से भी होता है दोस्तों। लेकिन इसमें हमें सबसे ज़्यादा किसकी जरूरत पड़ती है? तो कैल्शियम की, सॉरी यहाँ पे आंसर बी कर दिया गया है, सॉरी। आंसर में हो जाएगा कैल्शियम की जरूरत पड़ती है दोस्तों, आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। यह कैल्शियम फास्फेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए, ठीक है, आंसर ए होगा, यहाँ पे सुधार कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 पे, जनन क्षमता की कमी होती है, चलिए किस विटामिन के चलते? किस विटामिन के चलते जनन क्षमता की कमी होती है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स डी, विटामिन ई के कमी के चलते, ठीक है। किसके चलते? विटामिन ई के कमी के चलते होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन की खोज किसने की? ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। चलिए आंसर करेंगे दोस्तों, विटामिन की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, इट्स अ बी, सी फंक ने की थी दोस्तों, सबसे पहले सी फंक ने की थी। यह याद रखिएगा, विटामिन की खोज किसने की थी? तो सी फंक ने की थी। और ये उसके बाद जो है शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए यह एक महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व बनाया गया विटामिन की खोज के लिए। इसमें एंजिकिमेन हैपकिंस जो कि 1929 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी जीते हैं, ठीक है। विटामिन का जब आविष्कार होने लगा तो हॉपकिंस जो थे वो क्या हुआ, उनको 1929 में उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। लेकिन सबसे पहले शुरुआत किया इन्होंने, खोज किसने की? तो सी फंक ने की थी। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इट्स अ बी इज द राइट आंसर। ग्लूकोज और फ्रक्टोज इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैक्राइड है? आंसर करेंगे दोस्तों, जी हाँ बिल्कुल, जिनका उत्तर आ रहा है डी, यानी कि माल्टोज इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, व्हाट इज माल्टोज? ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा, माल्टोज दोस्तों जिसमें कि सबसे ज़्यादा शुगर का मात्रा होता है दोस्तों, ठीक है, उसको हम लोग माल्टोज के नाम से भी जानते हैं। ग्लूकोज जो है वो 2 इकाई से बनने वाला डिसैक्राइड है, और जो कि एक अनुबंध बनाता है। लेकिन यहाँ पे माल्टोज जो है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा मीठा होता है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? आंसर करेंगे। चलिए आंसर होगा दोस्तों, इट्स अ सी, कैंसिल, ठीक है, कैसिन जो है दूध का प्रोटीन माना जाता है। चलिए अब सवाल चलते हैं थोड़ा पॉलिटी की तरफ, आंसर करेंगे दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति को पदयुक्त करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, इट्स अ डी, केवल राज्यसभा में ही हो सकता है भारत के उपराष्ट्रपति के पद को संकल्प दिलाने के लिए, ठीक है, राज्यसभा में। आंसर कीजिएगा दोस्तों। अब लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे, कौन? आंसर कीजिएगा, इट्स ए, के वी सुंदरम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान की समिति के अध्यक्ष कौन था? आंसर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इट्स अ सी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। लेकिन संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन कौन रह चुके हैं इनके अलावा? तो JB कृपलानी भी रह चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहला पूछे, अगर सबसे पहला तो नहीं पूछा गया है, निम्नलिखित में संविधान सभा का संघ का संविधान का समिति का अध्यक्ष नेहरू जी रहे हैं। लेकिन अगर सबसे पहला पूछे तो JB कृपलानी होगा आंसर, ठीक है, अगर बोल दे क्वेश्चन में पहला तो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए
और उनके बाद हुए थे कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, और फिर बी आर अम्बेडकर। तो ये चारों रहे हैं, लेकिन ये जो दोस्तों जब प्रधानमंत्री हमारे बने नेहरू जी, ये क्या बने तो सभा के संविधान के समिति के अध्यक्ष भी बने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया जा गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? पीआईएल जब लेकर आया गया दोस्तों, उस समय हमारे मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? देखिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ डी, पीएन भगवती। जस्टिस भगवती जो थे वो भारत में जनहित याचिकाओं की अवधारणा लाकर देश में न्यायिक एक्टिविज्म की शुरुआत करने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और जस्टिस भगवती जो हैं भारत के 17वें मुख्य न्यायाधीश थे और वो जुलाई 1985 दिसंबर 1986 तक भारत के सबसे बड़े न्यायिक पद पे बने रहे। पीएन भगवती, डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ सी इज द राइट आंसर, निर्वाचन आयोग। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, निर्वाचन आयोग इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। निम्नलिखित संविधान अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य सरकार में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या और उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा? तो ये हमारे संविधान, जी हाँ दोस्तों, 91वें में ये संबोधित किया गया है। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। जी हाँ, संविधान अधिनियम कब हुआ था? ये प्रावधान ये केंद्र और राज्य सरकार में मंत्रिपरिषद का आकार के बारे में बात हुई थी, तो 91वें में हुई थी। उसमें क्रम से लोकसभा तथा सदस्यों की संख्या और राज्यसभा की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 15% रहेगी, ये भी 91वें में हुई थी, ठीक है। अधिक नहीं होनी चाहिए ये बताया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 37। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? आंसर कीजिएगा जल्दी से। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इट्स अ बी इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं दोस्तों, जी हाँ, जीवी मावलंकर। नोट कर सकते हैं, इनका नाम क्या है? जीवी मालवंकर। नोट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे क्वेश्चन है 38। चलिए यहाँ पे बताना है किस के अंतर्गत भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिसके संख्याएं बढ़कर अब 22 हो गई हैं? तो कौन सी अनुसूची में यहाँ पे अधिनियमों में एक बदलाव किया गया था? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। याद रखिएगा, इट्स सी, संविधान, जी हाँ, 92वें संशोधन में, ठीक है, 92 वाले संशोधन में किया गया था, जिसमें कि 22 हमारी भाषाएं बढ़कर हो गई थी। 18 से 22 हो गई थी, टोटल 18 थी, अब ये 22 हो गई थी। दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था दोस्तों, इसलिए इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इट्स अ बी इज द राइट आंसर, 5वें में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता में एक अधिक राज्य है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं होना, ठीक है। इट्स अ बी, 3। नोट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? इट्स अ बी, जी हाँ दोस्तों, 3। चलिए, तो ये दोस्तों आज यहाँ पे समाप्त होता है आज का ये सिनारियो, जिसमें कि हम लोगों ने टोटल 40 प्रश्न देखे। वीडियो कैसा लगा एक लाइक और शेयर करके हमें ज़रूर बताएंगे, ताकि ऐसे ही वीडियोस अभी लगातार मिलेंगे आपको। हर सेक्शन से 10-10 क्वेश्चन रहेंगे। आज यहाँ पे हमने देखा पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन। कल को अगर होगा कुछ नया वीडियो जब आएगा, उसमें हम देखेंगे इन्हीं सब से रिलेटेड। फिर हम लोग इसमें बदलाव करेंगे, साइंस में बायोलॉजी, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी ऐड करते जाएंगे धीरे धीरे। इसके अलावा यहाँ पे फिर आपको जो पॉलिटी की जगह इन्वायरमेंटल के भी क्वेश्चन होंगे, जो कि सीजीएल में अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ऐसे प्रश्न का सिनारियो सेट लेकर आएंगे आपके लिए दोपहर 12 बजे डेली। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमारे साथ आप बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे शाम को, जी हाँ, बिहार दुर्गा की क्लास में। बाय बाय।